हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन में एमसीक्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आज सैटरडे है और मैं हर सैटरडे ट्राई करती हूँ आपके लिए एक एमसीक्यू वीडियो ज़रूर लेकर आने का। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, एमसीक्यू सॉल्व करने के पहले आप ज़रूर इस चैप्टर की अच्छी तरीके से नॉलेज ले लें, जिससे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस आए और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर रिसीविंग अ रिप्लाई ऑन द फर्स्ट अपील अ सेकेंड अपील कैन बी फाइल्ड। दोस्तों, मैं आपको वीडियो के साथ कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी। सबसे पहला ट्रिक ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का मतलब ना समझ में आए तो आप उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ें, तो आपको क्लैरिटी आएगी। और एक बात है कि जब मैं आपको क्वेश्चंस बोल रही हूँ तो आप अगर उसका आंसर पहले से जानते हो तो आप वीडियो पॉज करके उसका आंसर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं सबके आंसर्स चेक करूँगी। ओके, इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके एग्ज़ाम टाइम में आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का मतलब है, कितने दिन के अंदर में अगर फर्स्ट अपील किया जाए, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपने उसके लिए अपील किया है, ओके, सो सेकंड अपील कितने दिन में फाइल हो सकता है, मतलब फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील कितने दिन में फाइल होगा। ऑप्शंस हैं ए 90 डेज, बी 2 मंथ्स, सी 30 डेज या डी 45 डेज। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप फटाफट कमेंट करें, और अगर इसके आंसर में डाउट है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 का ए, यानी कि 90 डेज। ओके, अगर आपने पहला अपील फाइल कर दिया है तो सेकंड अपील फाइल करने के लिए आपको 90 डेज के अंदर ही वो फाइल करना पड़ेगा, विद इन 90 डेज के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरटीआई एप्लीकेशन इज एड्रेस्ड टू। हम आरटीआई एप्लीकेशन, जो आरटीआई का एप्लीकेशन देते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उस इन्फॉर्मेशन के लिए किसको अप्लाई करते हैं। ऑप्शंस है ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। स्टेट के सीएम को, या फिर कंट्री के पीएम को, कंट्री के प्रेसिडेंट को, या फिर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, किसे हम लोग एप्लीकेशन के लिए एड्रेस करते हैं, एप्लीकेशन किसके सामने डालते हैं। तो ऑप्शन आंसर है डी, यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हम आरटीआई का एप्लीकेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 रिप्लेस्ड विच एक्ट। जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया तो उसने किस एक्ट की जगह ली, मतलब इसके पहले कौन सा एक्ट चलता था। ऑप्शंस हैं ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, बी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, सी डेलिमिनेशन एक्ट 2002 या डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तो कंप्यूटर रिलेटेड एक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। तो हाँ, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को हटाकर ही आया था द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, हु कैन फाइल आरटीआई। आरटीआई कौन फाइल कर सकता है। ऑप्शंस हैं ए ओनली इंडियन नेशनल्स, सिर्फ इंडियन नेशनल्स, बी ओनली फॉरेन नेशनल्स, सिर्फ फॉरेन नेशनल्स, सी बोथ ए एंड बी, यानी कि इंडियन नेशनल्स और फॉरेन नेशनल्स दोनों इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। ओके, देखते हैं कितने क्वेश्चन का आंसर्स हो रखा है, आपकी तैयारी कितनी हो रखी है। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी कि ओनली इंडियन नेशनल्स। अगर हमारा कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो सीक्रेट है तो हम वो उसे किसी फॉरेन नेशनल को कैसे दे सकते हैं। ओके, सो ओनली इंडियन नेशनल को अलाउ है आरटीआई एप्लीकेशन डालने का। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एज क्राइटेरिया टू फाइल एन आरटीआई एप्लीकेशन। आरटीआई में जब हम एप्लीकेशन डालते हैं कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ओके, सो उसके लिए क्या एज बार है, मतलब किस एज तक लिमिटेशन है कि इससे ज़्यादा के लोग ही आरटीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन है ए 18 ईयर्स एंड अबव, बी 45 ईयर्स एंड अबव,
सी 16 ईयर्स एंड अबव, डी नो एज बार। दोस्तों आपको क्या लगता है इसका आंसर? अगर आपको आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। ओके, आप गेस भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आरटीआई के लिए कोई एज बार है? सो दोस्तों आरटीआई के लिए कोई एज बार नहीं है, इसका आंसर होगा डी यानी कि नो एज बार। किसी भी एज के लोग आरटीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अपने मार्कशीट या फिर इन सब के लिए आरटीआई में एप्लीकेशन डालते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द लॉ ऑन आरटीआई वाज। सबसे फर्स्ट स्टेट जिसने आरटीआई के लिए लॉ लेकर आया था। ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी केरला, सी यूपी, डी गुजरात। दोस्तों आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? सो दोस्तों इसका सही आंसर है ए यानी कि तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु सबसे फर्स्ट स्टेट था जिसने आरटीआई का लॉ इंट्रोड्यूस किया था। चीयर अप फॉर तमिलनाडु। दोस्तों यहाँ पर अगर कोई तमिलनाडु से है तो वह ज़रूर हमें बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इज। आरटीआई एक्ट जो आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इस एक्ट को लाने के पीछे? ऑप्शंस हैं ए टू एम्पावर द सिटीजन्स, सिटीजन्स को एम्पावर करना, बी प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के काम में प्रमोट ट्रांसपेरेंसी यानी कि और शुद्धता लेके आना और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना यानी कि जवाबदेही को बढ़ाना, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और अच्छे से काम करे और लोगों को जवाब भी दे। सी कंटेन करप्शन, करप्शन को हटाना, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका आंसर होगा डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आरटीआई लाने के पीछे यही उद्देश्य था कि सिटीजन्स को पावर मिले, जो गवर्नमेंट के वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम करें और करप्शन भी कम हो। ओके, क्योंकि उन्हें जवाब देना पड़ेगा लोगों को, तो इससे करप्शन भी कमेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ए इंस्पेक्ट वर्क्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड। काम को या डॉक्यूमेंट्स को या फिर रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करना, पूरे अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना। बी टेक नोट्स, एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। अपने नोटिंग में रखना, क्या किस चीज़ को? सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। जो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स और कॉपी है उनका रिकॉर्ड अच्छे तरीके से बना कर रखना। सी टेक सर्टिफाइड सैम्पल्स ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स होते हैं उनका सर्टिफाइड सैंपल लेना। ओके, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आरटीआई का मतलब क्या होता है? सो दोस्तों इसका आंसर होगा डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये सारे काम आते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, इन सब को अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट करना, इन सब का नोटिंग करना और इन सब का सर्टिफाइड सैंपल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट इफ़ पेनल्टी अंडर आरटीआई एक्ट 2005 दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन सीपीआईओ। दोस्तों अगर पीआईओ जो है उसने हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ओके, तो उसके ऊपर कितने रुपए तक की पेनल्टी चार्ज की जा सकती है अंडर द आरटीआई एक्ट 2005? ऑप्शन है ए ₹300, बी ₹25,000, सी ₹75,000 या डी ₹1 लाख। दोस्तों इसका आंसर होगा बी यानी कि ₹25,000। मैक्सिमम अमाउंट पीआईओ पे कितना डाला जा सकता है? ₹25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन प्लेस एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर अंडर सस्पेंशन। इंफॉर्मेशन कमिश्नर को सस्पेंड कौन कर सकता है? ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, इन तीनों में या तो 1 ओनली मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट, बी 1 and 2 ओनली मतलब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, सी 1 and 3 प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी
उसे सस्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का तरीका बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। ओके, जिन्होंने पहले ट्राई नहीं किया है एग्ज़ाम में इस टाइप के एमसीक्यू को सॉल्व करने का, तो क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमा कर आते हैं, इस टाइप से भी आते हैं क्वेश्चन। ओके, जिनके लिए न्यू है वो वहाँ पर जाकर घबरा जाते हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए हर टाइप के क्वेश्चंस लेकर आती हूँ एमसीक्यू में। ओके, सो इसका आंसर होगा ए, यानी कि वन ओनली, सिर्फ प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को सस्पेंशन में ला सकता है। ओके, ये बहुत ही बड़ी पोस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उसको जाकर सस्पेंड कर देगा। ओके, सिर्फ एक जन कर सकता है, वो है द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 ऑफ RTI एक्ट 2005। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 5। दोस्तों सेक्शन पढ़ना भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी MCQ ऐसे भी आ जाते हैं। ओके, सो ऑप्शंस हैं ए, द सैलरीज एंड अलाउंस पेबल टू एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज़ द सेम एज दैट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो सैलरी एंड अलाउंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलता है वो ही सेम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मिलता है। ओके, फिर बी है, द सैलरी एंड अलाउंस पेबल टू एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज सेम एज दैट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। या फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को मिलता है सैलरी एंड अलाउंस, वही सेम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मिलता है। सी, the salary and allowance payable to and other terms and condition of service of chief information commissioner is the same as the justice of the high court। मतलब जो हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं उनके साथ कंपेयर किया गया है कि उन्हें जो सैलरी मिलता है और अलाउंस मिलता है वो ही सेम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मिलता है। नेक्स्ट है, द सैलरीज एंड अलाउंस पेबल टू एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज द सेम एज दैट ऑफ द जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से कंपेयर किया गया है कि क्या इन दोनों की सैलरी एंड अलाउंस सेम है कि नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा ए, यानी कि जो सैलरी एंड अलाउंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होती है वही सेम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की भी होती है, दोनों की सेम होती है। ओके, मतलब हम लोग इसका कंपेयर किससे कर सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। हाई कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से कंपेयर नहीं है। ओके, सो दोस्तों ये था RTI का आज का कुछ क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, और किस चैप्टर पे MCQ चाहिए उसका कमेंट करना नहीं भूलना। ओके, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं जो भी वीडियोज़ दूँ वो फटाफट आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए इन सभी चैप्टर्स के तो आप कमेंट करें मुझे, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।